हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। कोल्ड कंफर्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाल करके थोड़ा सा कंफर्ट दिया है FATF ने, है ना। डिटेल में देखेंगे। आज का आर्टिकल बहुत ही सिंपल है पढ़ने में, इसलिए मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर रूल्स को इंटीग्रेट करूं ड्यूरिंग द रीडिंग। सारे ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी को आप पाएंगे इस क्विज़ के अंदर। आप सब लोग इसको कोशिश दें, है ना, एक ट्राई दें इस क्विज़ को। वीडियो के लास्ट में सब कुछ सीखने के बाद इसको लाइव सोल्यूशन करेंगे। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। प्रेपोजिशन की वीडियो आज शाम में आ जाएगी। कल रात को मैं जल्दी सो गया था, नहीं अपलोड कर पाया, है ना। रेडी, ये वीडियो आज डाल दूंगा। करेक्ट, कोल्ड कंफर्ट, ऐसा कंफर्ट जो कि एक कोल्ड। अब इसका मतलब क्या है? जनरली कंफर्ट को अपने वार्मनेस से जो ना रिलेट करते हैं। गर्म जगह पे कंफर्ट मिलता है अपने को, लेकिन अगर आपको कंफर्ट मिले लेकिन जगह ठंडी हो तो आपको कंफर्ट जो है बहुत छोटा सा मिला है, स्मॉल या टेम्परेरी कंफर्ट मिला है, ठीक है ना। अच्छा, बात किसकी हो रही है? ऑन पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी इन FATF। कह रहा बात हो रही है पाकिस्तान के जारी रहने की अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर। तो अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो है, लेकिन कंफर्ट यही मिला है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, है ना। कोल्ड कंफर्ट है। कोल्ड कंफर्ट का एक मतलब ये भी होता है टेम्परेरी रिलीफ। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब क्या होता है? फुल्ली रिलीफ नहीं मिला आपको, टेम्परेरीली कुछ पलों के लिए आपको सांस लेने भर का जो है आराम मिला, रिप्रीव मिला, ठीक है। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले एक लाइक और एक शेयर हर रोज़ की तरह। कह रहे पाकिस्तान अवॉइडेड द ब्लैक लिस्ट बट इट शुड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेरर। कह रहे पाकिस्तान ने अवॉइड कर दिया, पाकिस्तान बच निकला ब्लैक लिस्ट से, लेकिन इसको एड्रेस करना ही चाहिए, इसको संबोधित करना ही चाहिए, सोल्यूशन लाना ही चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेरर का, जो टेरर पाकिस्तान के बॉर्डर के पार इंडिया के बॉर्डर तक आता है। समझ गए ना। तो कह रहे ब्लैक लिस्ट से बच गए हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए टेरर को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर आओगे। सिंपल सेंटेंस, पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट, अवॉइड इसकी वर्ब, बट कंजंक्शन के बाद इट सब्जेक्ट नंबर 2 और शुड एड्रेस उसकी वर्ब। शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद मेन वर्ब को लेगी। शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट, मे, है ना। कोई भी ऐसी वर्ब आ जाए मेन वर्ब जरूर होगी। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, एक्वा ब्लू और पिंक कलर में पूरे आर्टिकल का, इसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं एक समरी आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। बहुत सिंपल लिखा हुआ आर्टिकल है। समरी ये आप जानते हैं, एक होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम क्या होता है? देशों की निगरानी करना और देखना कौन सा देश आतंकवादियों को पनाह देता है या उनको पैसा देता है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 3 लिस्ट बनाई हुई हैं। पहली है वाइट लिस्ट, दूसरी है ग्रे लिस्ट, तीसरी है ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट का मतलब है ये कोई लिस्ट नहीं है, इसका मतलब है किसी भी कंट्री को जब भी इस लिस्ट में डाला जाएगा वो कंट्री बिल्कुल सही है, पाक है, साफ़ है ना, वो कोई टेररिस्ट को पनाह नहीं देती। ग्रे का मतलब है वो कंट्री टेररिस्ट को पनाह दे रही है, लेकिन हमने उसको वार्निंग दे दी है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है वो कंट्री को वार्निंग देने के बाद भी वो टेररिस्ट लोगों को पनाह देना चाहती है ना। जैसे ही कोई कंट्री ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आती है उस पर सैंक्शन लग जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में ज़्यादा, ग्रे लिस्ट में कम। पाकिस्तान को बहुत टाइम से FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, इस पर सैंक्शन प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस बार पाकिस्तान को कंफर्ट ये मिला कि इन्होंने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला और बोल दिया 27 में से 24 काम आपने कर लिए हैं, 3 काम और करो। अब यही हमारा आर्टिकल आज का। बोला आपको कंफर्ट मिला है, ब्लैक लिस्ट में आप नहीं गए हो, बच गए हो। अब आप एक ही काम करो, जो बचा कुछ आप टेररिज्म है उसको ख़त्म कर दो, ताकि इंडिया से भी आपकी अच्छी दोस्ती हो और आप वापस से वाइट लिस्ट में आ पाओ। समरी मैंने आपको दे दी है देसी भाषा में, है ना। आज की टोन है रीजनेबल। पाकिस्तान को रीज़न दे रहा है, पाकिस्तान को बिल्कुल जस्टिफाई करके बता रहा है उसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आगे के कदम क्या होने चाहिए। शुरू करें। एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हर सेशन में, फिर बताऊँगा। अगर सेशन में नए आए हो, आपको मालूम नहीं है कहाँ से शुरू करना है, इंग्लिश की वजह से ही परेशान हो, तो आप आज से शुरू करेंगे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को। ये मिलेगी आपको चैनल के होम पेज पे, है ना। वहाँ जाओगे, ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शुरू से लास्ट तक चलाओ इसको। आज वीडियो नंबर 33 प्रेपोजिशन इसमें डालूंगा। ऑलमोस्ट सारी ग्रामर हम कर चुके हैं बेसिक से, है ना, SSC बैंक्स की। इसी के नीचे आपको पेड प्लेलिस्ट मिलती हैं 2, एक मिलती है बैंक्स की
दूसरी इसके नीचे मिलती है एसएससी की। इसमें आप पेपर की अप्रोच मुझसे सीखते हैं, है ना, कैसे पेपर को अप्रोच करना लॉजिक के साथ। इन वीडियोस का फ़ायदा उठाने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ बताया गया कैसे आपको मेंबर बनना है। शुरू करने वाला हूँ। कैरेट 2, Islamabad's deep disappointment. The Paris-based 39-member FATF Financial Action Task Force has decided once again to keep Pakistan on its grey list of countries under increased monitoring, giving it another 3 months to complete its commitments. कह रहे इस्लामाबाद की ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट के लिए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी निराशा के लिए, है ना, मायूसी के लिए। हुआ क्या, ये जो पेरिस बेस्ड 39 मेंबर की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने मेंबर्स है, 39 मेंबर्स, जो है पेरिस में बेस्ड। कह रहे हैं इस टास्क फोर्स ने ना डिसाइड किया है एक बार फिर वंस अगेन, अच्छा क्या करना भाई, कि ये कीप करेंगे, बनाए रखेंगे पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में। और ये ग्रे लिस्ट किसकी है, उन कंट्रीज़ की है जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के अंडर हैं, जिन पे फुल निगरानी की जाती है, कहीं ये टेरर फाइनेंसिंग को जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, है ना। कह रहे ये जो डिसीजन है ना, ये डिसाइड किया जो इसने, ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए बहुत ही मायूसी भरा डिसीजन है। अब देखो इन्होंने डिसाइड कैसे किया है, गिव देते हुए इस पाकिस्तान को 3 और मंथ्स, ताकि ये कंप्लीट कर पाए, पूरा कर पाए अपने कमिटमेंट्स को, अपने वादों को। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस इतना ही है, टास्क फोर्स ने डिसाइड किया है और डिसाइड करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दूसरी तरफ वो गिव कर रहा था 3 महीने। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक को हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया। सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखने वाली चीज़ें पे आओ। पहली चीज़, ये टू क्यों लगा हुआ है यहाँ, ये एक स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में। देखो स्ट्रक्चर्स आपको पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं पकड़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक से नहीं चलती हैं ये, जैसे बोलते हैं अंग्रेज वैसे ही चलती हैं। टू समवन सरप्राइज और टू समवंस डिसअपॉइंटमेंट, इसका मतलब होता है किसी की मायूसी के लिए या किसी के लिए सरप्राइज के लिए, किसी की हैरानी के लिए। जैसे फॉर या टू आवर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट रेन्ड ऑन द डे ऑफ पिकनिक, हमारी मायूसी के लिए, हमारी मायूसी के अंदर ये रेन किया, बारिश हुई पूरा दिन पिकनिक के, हमें जाना था पिकनिक पे, लेकिन हमारी मायूसी की बात ये देखो कि पूरा दिन ही बारिश हुई पिकनिक वाले। वैसे ही टू आवर सरप्राइज, हमारे लिए सरप्राइज की बात ये है, इंडिया वॉन द मैच ऑन द लास्ट बॉल, इंडिया लास्ट बॉल पे मैच को जीत गया। समझ गए ना। तो 2+ में डिसअपॉइंटमेंट और 2+ में सरप्राइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 39 मेंबर, बीच में हाइफन क्यों लगा हुआ है और मेंबर के आगे एस क्यों नहीं है, सब लोग अपने दिमाग से सोचो, कई बार हमने किया इस कॉन्सेप्ट को, याद करो, है ना। 39 के बाद में हाइफन क्यों लगा है, डैश क्यों लगा है, और मेंबर के बाद में एस क्यों नहीं है। जिनको याद हो कमेंट्स में डालना जरूर से। चलो, कर आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दैट लिस्ट इन 15, पाकिस्तान वॉज पुट बैक ऑन इट इन जून 2018 एंड हैंडेड अ 27 पॉइंट एक्शन लिस्ट टू फुलफिल। कर रिमूव किए जाने के बाद, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड, हटाए जाने के बाद, किससे भाई, इसी लिस्ट से। और कब, 2015 में। हुआ क्या, पाकिस्तान को पुट बैक किया गया, पाकिस्तान को फिर से रखा गया इसी लिस्ट पे जून 18 के अंदर, और इसी पाकिस्तान को हैंड किया गया, इसी पाकिस्तान को पैसिव वॉइस में थमाया गया एक 27 पॉइंट का एक्शन लिस्ट, ताकि ये फुलफिल करे, इस लिस्ट को पूरा करे। समझ गए ना। तो जून 15 में भी, 15 से पहले भी पाकिस्तान जो थी इसी लिस्ट में थी, बाद में 2018 में भी फिर से इसी लिस्ट में डाला गया है, और इस बार इसको एक प्लान दिया गया कि इसको पूरा करोगे तभी इसको आपको हटाएंगे लिस्ट में से, है ना। आज सेंटेंस में देखने वाली बहुत चीज़ें। पाकिस्तान की 2 वर्ब्स हैं, वॉज पुट बैक एंड वॉज हैंडेड। दूसरी बार वॉज नहीं लिखा गया, क्योंकि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब अगर कॉमन हो दूसरी बार ओमिट कर देते हैं ना, तो यहाँ भी वॉज लगी हुई है। ये 27 पॉइंट वही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे 39 मेंबर लिखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। फुलफिल एक बहुत ही अजीब सी स्पेलिंग है, क्योंकि ये फुल और फिल से मिलकर बनी है, लेकिन जब इसको बनाया जाता है तो फुल का एक ही एल रह जाता है, दूसरा निकल जाता है, फुल फिल। अब देखो लास्ट में आप सिंगल एल और डबल एल दोनों ही लगा सकते हो। सिंगल एल का मतलब है अमेरिकन और डबल एल का मतलब है अमेरिकन, सिंगल एल का मतलब है ब्रिटिश। हमारे यहाँ पे इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। लास्ट में कुछ भी लग सकता है, डबल एल या सिंगल एल, ये ब्रिटिश ये अमेरिकन। अब इसमें एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड, ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आपको चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप बदल देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। द बॉस वॉज एंग्री एट डिसरिस्पेक्टिंग, बॉस एंग्री था और किस चीज़ पे, डिसरिस्पेक्ट होने पे। आपने बॉस को डिसरिस्पेक्ट किया और वो बड़ा गुस्सा हो गया।
अब दिक्कत क्या है सेंटेंस में, डिसरिस्पेक्टिंग, डिसरिस्पेक्ट जो करने वाला काम है ये एट डिसरिस्पेक्टिंग जीरेंड, इसका सब्जेक्ट बॉस हो जाएगा डिफॉल्ट। इसका डिफॉल्ट सब्जेक्ट कौन है, बॉस। यार बॉस डिसरिस्पेक्ट करके गुस्सा कैसे होगा, बॉस को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तब वो गुस्सा होगा। मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है बल्कि रिसीवर है एक्शन का। अगर ऐसा है तो आप एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे इस जीरेंड को, और आप क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्टिंग को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और इससे पहले लगा देंगे बीइंग। द बॉस वॉज एंग्री एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। समझ गए ना, हमने क्या किया, इस जीरेंड को एक्टिव से पैसिव में बदल दिया क्योंकि डिफॉल्ट सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है एक्शन का, ना कि डूअर है ना। वैसे ही आफ्टर बीइंग स्टैब्ड हिज विक्टिम द किलर फ्लेड द कंट्री। विक्टिम को स्टैब करने के बाद, चाकुओं से गोदने के बाद किलर जो है फ्लड कर गया कंट्री को, किलर जो है देश छोड़ के भाग गया। अब देखो किलर ही इस स्टैब नाम के जीरेंड का आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। समझ गए मेरी बात को, बीइंग स्टैब नाम के पैसिव जीरेंड का। अब मुझे बताओ किलर ने गोदा या किलर को गोदा गया, किलर ने विक्टिम को चाकुओं से गोदा या विक्टिम ने चाकुओं से किलर को गोदा। अरे किलर ही तो गोदेगा विक्टिम को, किलर डूअर है स्टैब नाम की वर्ब का। अगर डूअर है तो पैसिव में नहीं एक्टिव में रखो, इस बीइंग को निकाल दो और स्टैब्ड को बदल दो स्टैबिंग में, बन गया जीरेंड। समझ गए ना, तो एक्टिव और पैसिव जीरेंड ऐसे चलते हैं मीनिंग के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं, जीरेंड की क्लास में सब कुछ हो चुका है, कोई ये मत बोलना सर ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 6 महीने पहले डिटेल में करवा चुका हूँ, है ना। FATF President Marcus Blair announced that although Pakistan has made significant progress, it had 3 remaining points of 27 that were only partially addressed, notably in the area of curbing terror financing. कह रहा है इसके जो FATF के प्रेसिडेंट है मार्कस नाम के, इन्होंने अनाउंस किया दैट, वो ये बात की, कह रहा है हालांकि पाकिस्तान ने मेक किया है बहुत बड़ी प्रोग्रेस को, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है इस मुद्दे पे, है ना। इट हैड, फिर भी इसके पास बचे हुए थे 3 रिमेनिंग पॉइंट 27 में से, जिनको आंशिक तौर पे एड्रेस किया गया है, जिनको पार्शली ही फुलफिल किया गया है ना, पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया है। खास करके नोटेबली, खास करके स्पेशली, सभी के सभी हैं एरिया में, इस डोमेन में जो है कंट्रोल करने का, टेरर फाइनेंसिंग को, आतंकवादियों तक पैसा पहुँचाने को। तो कह रहा है भाई 27 में से 24 तो कर दिए पूरे, और 3 भी किए हैं लेकिन वो पार्शली किए हैं, और ये तीनों के तीनों टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, कहना है मतलब प्लेयर साहब का। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, ब्लू और पिंक कलर में, इनको मैच करते जाएं। कर्व करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, नोटेबली मतलब स्पेशली, है ना, पर्टिकुलरली, खास करके। बढ़े आगे, कर द बॉडी लिस्टेड द रिमेनिंग टास्क। अब देखो वो तीनों टास्क कौन से हैं, वो बॉडी ने लिस्ट कर दिए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी लिस्ट बना दी है। कौन कौन से टास्क है भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिंग टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन इज accurate, effective and dissuasive, and all thoroughly implementing financial sanctions against all terrorists designated by the UN Security Council, which include LAT founder Hafiz Saeed, Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, other leaders of terror groups in Pakistan, and those belonging to Al-Qaeda. अब देखो ये सारे काम करने हैं पाकिस्तान को, ये सारे के सारे, ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ। सिंपल सा लिखा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। पहले तो क्या दिखाना है भाई, कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो टेरर को पैसा जाता है आतंकवादियों को, उस पर जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी क्रिमिनल के ऊपर सजा देना, किसी क्रिमिनल के ऊपर एक्शन लेना, है ना, कोर्ट केस चलाना, उस पर नकेल कसना, वो कहलाता है प्रोसिक्यूशन। कह रहा टेरर फाइनेंसिंग पे जो एक्शन है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, असरदार है और डिसुएसिव है। डिसुएसिव का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको डिसुएट करे। 2 वर्ड्स हमारे पास, परसुएड और डिसुएट। परसुएड करना मतलब किसी को किसी काम के लिए मनाना, डिसुएड का मतलब है किसी को मनाना लेकिन किसी काम को ना करने के लिए। समझ गए ना, परसुएड मतलब करने के लिए, डिसुएड मतलब ना करने के लिए। डिसुएसिव मतलब वो चीज़ जो आपको एनकरेज करे, डिसुएशन, किसी काम से दूर रहने के लिए आपको एनकरेज करे। तो टेरर फाइनेंसिंग भी पाकिस्तान की ऐसी ही होनी चाहिए, एक तो बिल्कुल सटीक हो, असरदार हो और आतंकवादियों को डिसुएड करे कि वो टेररिस्ट ना बने, है ना, पैसा ही ना मिले उनको, इस तरीके से। और दूसरा क्या, थोरोली इंप्लीमेंट करना, अच्छे से इनको लागू करना है फाइनेंशियल सैंक्शंस को। और किनके खिलाफ, सभी के सभी टेररिस्ट के खिलाफ जिनको यूएन की सुरक्षा महासभा ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट किया है, जिसको यूएन ने टेररिस्ट बोला हुआ है, उन सभी टेररिस्ट को जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन पर टेरर फाइनेंसिंग करनी है, अब फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने हैं। कह रहे अब इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है हाफिज सईद, मसूद अजहर और दूसरे लीडर्स टेरर ग्रुप्स के पाकिस्तान के अंदर, और वो सब के सब लोग जो बिलोंग करते हैं अल-क़ायदा से, इस ऑर्गेनाइजेशन से। समझ गए ना, तो ये काम अगर पाकिस्तान कर दे तो आज इसको ग्रे लिस्ट से निकाल दें। 1,00,000% की एक ही बात है,
हाफिज़ सईद और मसूर अजहर, इन दोनों की वजह से पाकिस्तान की नाव डूबी हुई है ना। सारी दुनिया इनको टेररिस्ट बोलती है, खाली पाकिस्तान को छोड़ के। अब बस इनके पीछे ही अटका हुआ FATF भी कि जब तक इनको नहीं टांगोगे ना तब तक तुम्हें निकालेंगे नहीं ग्रे लिस्ट से। अब आ जाओ इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स। प्रोसिक्यूशन, किसी को क्रिमिनल को जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसको पकड़ के लाना, केस चलाना, है ना, सज़ा देना, ये कहलाता है प्रोसिक्यूशन। इसी से बनी है वर्ब प्रोसिक्यूट। अब देखो प्रोसिक्यूट जैसे एक और वर्ड है परसिक्यूट। ये प्रोसिक्यूट नहीं है, इसका मतलब है किसी को सफरिंग देना, हिंदी बोलते हैं उत्पीड़न करना, समझ गए ना, किसी को परेशान करना, टॉर्चर करना, ये होता है परसिक्यूट और ये होता है प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट गलत होता है, प्रोसिक्यूट सही होता है। प्रोसिक्यूट का मतलब है किसी क्रिमिनल को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। डिसवेसिव आपने देख लिया, जो डिसवेशन लाए, थोरली मतलब कंप्लीटली, एग्जॉस्टिवली, है ना, कॉम्प्रिहेंसिवली। डेजिग्नेट करना मतलब नाम देना, ब्रांड करना। UN ने बोल दिया ये टेररिस्ट हैं, इनको डेजिग्नेट कर रहा हूँ, इनको नाम दे रहा हूँ आज से आतंकवादियों का, समझे। बढ़े आगे। कह रहे पाकिस्तान फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक has protested the decision most vociferously, even suggesting that FATF should be taken to The Hague, given the other countries that have completed nearly all the points on their task list have been dropped from the grey list. अब पाकिस्तान में कुछ लोग खफा भी हैं इस डिसीजन से। इसके एक पुराने इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री जैसे ही होते हैं हमारे यहाँ पे, होम मिनिस्टर जैसे, जिनका नाम है रहमान मलिक। उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन के सामने। और कैसे किया? सबसे ज़्यादा वॉसिफरस वॉइस में। वॉसिफरस मतलब हैविंग लाउड और कैकोफोनस वॉइस, बहुत ही जोर शोर के साथ, है ना, बहुत ही तेज़ आवाज़ में इन्होंने इस डिसीजन को किया प्रोटेस्ट। यहाँ तक कि सजेस्ट करते हुए इस चीज़ को कि FATF है उसको लिया जाना चाहिए हेग में। हेग मतलब इंटरनेशनल कोर्ट। तो FATF को हम कोर्ट में लेके जाएंगे कि कैसे हमें आज तक इसने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ऐसा कहना है इनका रहमान मलिक का। अच्छा, ऐसा क्यों कहना है इनका? गिवन इस चीज़ को देखते हुए कि अदर कंट्रीज़, दूसरे जो देश हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है नियरली लगभग सभी पॉइंट्स को, है ना, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को अपनी टास्क लिस्ट में, उनको ड्रॉप कर दिया गया उसकी ग्रे लिस्ट से। तो कह रहा भाई बाकियों को जब 27 में से 24 पे ड्रॉप कर देते हो, ग्रे लिस्ट से निकाल देते हो, तो हमने क्या गुनाह किया, हमें भी निकाल दो। ऐसा बोलना है रहमान मलिक का। और कह रहे हैं कि चलो इस FATF को कोर्ट में घसीट लेते हैं, इसी को पूछते हैं क्यों हमारे पीछे पड़ा है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ बहुत सारी हैं। सब्जेक्ट वो आप खुद मैच करेंगे। वॉसिफेरस, इसका मतलब है कोई चीज़ जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो, है ना, जो बहुत स्ट्राइडेंट हो। स्ट्राइडेंट भी वही होता है तेज़ आवाज़ वाली। इसी से एडजेक्टिव से हमने LY लगा के बना दी एडवर्ब, वॉसिफेरसली और स्ट्राइडेंटली, है ना, तेज़ आवाज़ के अंदर। नियर वर्सेस नियरली वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया है, फिर से हम देखेंगे एक बार। नियर का मतलब है नज़दीक, डिस्टेंस में, है ना, दूरी में, कम। और नियरली का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग। द ऑफिसर ऑर्डर द गार्ड्स टू कम नियर या नियरली। ऑफिसर ने ऑर्डर किया गार्ड्स को कि तुम नज़दीक आओ। आपकी इच्छा होगी या नियरली लगाया हूँ, लेकिन नियरली गलत होगा, कम नियर। समझ गए मेरी बात को? नज़दीक में आओ, ना कि ऑलमोस्ट आओ, है ना। नियरली मतलब लगभग। वैसे ही आई गेव अप स्मोकिंग नियर या नियरली 10 ईयर्स अगो। मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना लगभग 10 साल पहले। अब नियर 10 ईयर्स नहीं, नियरली 10 ईयर्स, है ना। लगभग की बात चाहिए, ऑलमोस्ट की तो नियरली। तो यही फ़र्क होता है इन दोनों वर्ड्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही हैज़ ऑल्सो साइटेड अ रीसेंट रिपोर्ट दैट कैलकुलेटेड पाकिस्तान हैड लॉस $38 बिलियन बिकॉज ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्रे लिस्ट 8 से 15 और 18 से प्रेजेंट। कह रहा है इन्होंने ये भी साइट किया है, इन्होंने इसका हवाला दिया है, इस रहमान मलिक ने हवाला दिया एक रीसेंट रिपोर्ट का, हाल की एक रिपोर्ट का, जिसने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान लूज़ कर चुका है $38 बिलियन। और क्यों? इसके उस वक्त की वजह से जो ग्रे लिस्ट पे इसने बिताया है, 8 से 15 में 7 साल और 18 से 20 में 21 में 3 साल। तो 7 और 3 10 साल में पाकिस्तान इतने डॉलर गंवा चुका है। ऐसी एक रिपोर्ट आई है, इसी का हवाला रहमान मलिक ने दिया है, इसी के नाम पे गुस्सा वो हो रहे हैं। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब आपने देख लिया, दैट की वर्ब कैलकुलेटेड, पाकिस्तान की हैज़ लॉस्ट, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट है रीसेंट रिपोर्ट, ही की वर्ब है साइटेड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। देखो दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, कंफ्यूज भी करेंगे। दोनों सेंटेंस के जरिए देखोगे तो समझ में आएगा। शी इज़ सेटल्ड इन लाइफ बिकॉज ऑफ शी हैज़ अ गुड जॉब। वो सेटल्ड है ज़िंदगी में, वो एकदम सेट है अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, क्योंकि उसके पास एक गुड जॉब है। बिकॉज ऑफ होता है एक प्रेपोजिशन और बिकॉज होता है कंजंक्शन। समझो इस चीज़ को। बिकॉज ऑफ क्या होता है? ऑफ लगा हुआ ना, तो एक प्रेपोजिशन है, और अगर ऑफ को निकाल दूँ तो बिकॉज बन जाता है कंजंक्शन। इस केस में देखो एक पूरा का पूरा क्लोज आ रहा है, शी उसका सब्जेक्ट है और हैज़ उसकी वर्ब है।
अगर ऐसा है तो बिकॉज ऑफ का यूज़ गलत है यहाँ पे, मुझे क्या करना चाहिए, इस ऑफ को निकाल देना चाहिए। शी इज़ सेटल इन लाइफ बिकॉज शी हैज़ अ गुड जॉब। समझ गए ना। अगर मान लो मुझे बिकॉज ऑफ रखना ही हो, तो इसको क्लोज नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट दे दो, बिकॉज ऑफ अ गुड जॉब। समझ गए ना। तो इस तरह से बिकॉज और बिकॉज ऑफ में डिफरेंस करें। मोहिनी इज ए सिंगल मदर बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डाइड लास्ट ईयर। मोहिनी एक सिंगल मदर है, अकेली माँ है, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हुई लास्ट ईयर। अगेन बिकॉज ऑफ के बाद में क्लोज लिखा हुआ है, सेंटेंस गलत है। क्या करूँ, इस ऑफ को या तो निकाल दो, या फिर इस ऑफ को रखना है, तो इसको बदल दो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, बस यहाँ पे डेथ बन जाएगा बिकॉज ऑफ का ऑब्जेक्ट। तो ये आज आप प्रीपोजिशन की क्लास में भी सीखोगे शाम में, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, और ऐसे कई और भी पेयर हैं, शाम वाली क्लास में करेंगे, है ना। कह रहा इट इज़ कोल्ड कम्फर्ट फॉर इस्लामाबाद दैट FATF chief also ruled out downgrading Pakistan to the blacklist, as he said that Pakistan has made progress on its commitments and this is not the time for contemplate the extreme step। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है ये कोल्ड कंफर्ट है, थोड़ा सा ही कंफर्ट है इस्लामाबाद के लिए। दैट वो ये कि FATF का जो चीफ है उसने बोल दिया है, रूल आउट कर दिया है, उसने डिसमिस कर दिया है डाउनग्रेड करने को पाकिस्तान को। उसने बोला है मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान को डाउनग्रेड नहीं करूंगा, और कहाँ पे, ब्लैक लिस्ट की तरफ, ग्रे लिस्ट में ही रखूंगा तो यहीं रखूंगा। कह रहे कंफर्ट की बात है थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए। कह रहे ऐसा क्यों, कह रहे क्योंकि उसने कहा वो ये कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस बनाई है अपने कमिटमेंट्स पे, अपने वादों पे, जो पाकिस्तान ने कहा था या उसको कहा गया था उस पर पाकिस्तान ने काम किया है। और ये कह रहा है वक्त नहीं है बिल्कुल भी, दिस इज़ नॉट द टाइम कि कंटेम्पलेट किया जाए, सोचा जाए एक्सट्रीम स्टेप के बारे में, मतलब ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को रखने के बारे में। तो चीफ ने बोल दिया साफ साफ, रहेगा तो ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान काम करना चाहता है अपने टेररिस्ट लोगों पे जो उसकी सॉइल पे हैं। समझ गए सेंटेंस को। अब आगे देखो, कह दिस वुड मीन एनहांस सैंक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया फेस एट प्रेजेंट। ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, ये क्या है, इसका मीनिंग है कि बढ़े हुए सैंक्शंस होंगे, प्रतिबंध होंगे और पाबंदियाँ होंगी, जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया फेस करते हैं आज की डेट में। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया की फहरिस्त में पाकिस्तान को नहीं रखा जाएगा। FATF चीफ ने इस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया है। समझ गए। रूल आउट करना मतलब खारिज करना, रिजेक्ट कर देना, बोल देना ये तो होगा ही नहीं, है ना। डाउनग्रेड करना मतलब एक दर्जा नीचे लाना, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में। कंटेम्पलेट किसी बारे में सोचना, डिस्कस करना, थिंक ऑफ करना। एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है मुल ओवर, एकदम जो है ना हिंदी में बोलते हैं मंथना करना, सोचना विचारना किसी चीज़ पे, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना, मुल ओवर। बढ़े आगे। कह रहा मिस्टर प्लेयर एडवाइज पाकिस्तान टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क बाय जून 2021 व्हेन द FATF विल मीट अगेन टू वोट ऑन द इशू। कह रहा प्लेयर साहब ने एडवाइस किया पाकिस्तान को कि ये कंप्लीट कर दे बचे हुए काम, और कब तक, जून 2021 तक, जब FATF फिर से मीट करेगा वोट करने के लिए इस इशू पे। तो बोला कि 3 महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने हैं। अब 4 महीने में जो करना कर लो, फिर से मीटिंग करेंगे, फिर से आपको वहाँ पे तोलेंगे आपने कितना काम किया। सिंपल आर्टिकल। पढ़ें आगे। कह रहा द FATF डिसीजन को इंसाइड्स विद द फर्स्ट साइन ऑफ ए थॉ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 2016। कह रहा FATF का जो डिसीजन है को इंसाइड विद होता है। अब ये वर्ड कैसे बना है, को मतलब साथ में, इनसाइड मतलब अंदर, ये साइड की स्पेलिंग बदल देंगे, सी हो जाएगा। बस को इनसाइड का मतलब होता है जब दो चीज़ें साथ में होती हैं, एकदम कनकर होती हैं, अकर साइमल्टेनियसली होती है, कनकर होती है ना, एक वक्त पे एक ही साथ। FATF का डिसीजन कोइंसाइड विद होता है, बिल्कुल साथ में आता है उन पहले साइंस के, पहले निशानों के, जो हैं एक नरमाई के, एक थॉ के, एक वार्मनेस के, और किसके बीच में, इंडिया और पाक के बीच में, जो आई है सन 2016 के बाद। समझ गए ना। तो FATF का डिसीजन और दोनों की रिश्तों में नरमाई, इंडिया और पाकिस्तान के को इंसाइड विद हो रहे हैं, एक साथ, एक दूसरे के साथ, एक ही वक्त पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। ध्यान देने की चीज़ है, को इंसाइड के साथ में विद नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है ना, को इंसाइड विद। थॉ का मतलब होता है नरमाई, जैसे बर्फ़ का पिघलना होता है ना, वो थो कहलाता है। वार्मनेस, वार्मिंग अप या नरमाई को बोलते हैं थो होना। रिश्तों में नरमाई का मतलब है रिश्ते थोड़े से मजबूत हो रहे हैं। कह द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन also on Thursday to strictly observe the ceasefire agreement on the LOC and revelation in media which have not been contradicted by the government that NSA Ajit Doval has been in touch with senior officials including Pak Army
आर बोथ सिग्निफिकेंट। सेंटेंस पढ़ना मुश्किल है, टेढ़ा सेंटेंस है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डिसीजन और रेवलेशन की वर्ब है आर। अब इसी तरीके से इसको पढ़ना, डिसीजन एंड रेवलेशन आर बोथ सिग्निफिकेंट, ऐसे सेंटेंस बनाए। अब पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ना, देखो। कह रहे जो डिसीजन है, जो फैसला है, अच्छा किसका भाई, डायरेक्टर जनरल और मिलिट्री ऑपरेशंस का, समझ गए, दोनों ही डायरेक्टर जनरल्स का जो आया है थर्सडे को। क्या डिसीजन है भाई, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे, बड़े ही कड़े मैनर में हम जो है फॉलो करेंगे सीज फायर के एग्रीमेंट को। दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि गोली वोली नहीं चलेगी, पर वो एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, तो दोनों ही देश इस एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे। और कहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एलओसी पे। कह रहा है एक तो ये वाला डिसीजन, दूसरी कौन सी चीज़ भाई, एंड लगा के बता रहा है रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन का मतलब है अनाउंसमेंट, जो न्यूज़ आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है मीडिया में। अब देखो न्यूज़ के बारे में बता रहा है, न्यूज़ ये है जिसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है, जिसको काटा नहीं है सामने से गवर्नमेंट ने भी, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। और क्या न्यूज़ है कि हमारे जो एनएसए हैं, जो अजीत डोभाल साहब, वो इन टच रहे हैं, हैज़ बीन इन टच सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के चीफ, है ना, बाजवा। तो कह रहे ये जो न्यूज़ आ रही है ना, जो रेवलेशन आ रही है, और जो ये डिसीजन आया है, दोनों ही एलओसी पे सीज फायर एग्रीमेंट को जो फॉलो करने का, ये दोनों ही चीज़ें आर बहुत सिग्निफिकेंट, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना, ऐसे बना है सेंटेंस। ये रेवलेशन के बाद में आप जितने भी क्लोज देख रहे हो, ये रेवलेशन के बारे में बताया गया है कि जिसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। और रेवलेशन ये है कि अजीत डोभाल साहब जो है वहाँ पे बाजवा से मिल रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समझ गए अब सेंटेंस को, अब सिंपल लगेगा। रेवलेशन का मतलब है अनाउंसमेंट या न्यूज़, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरज जॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो कमिट्स टू रिजॉल्विंग कोर इश्यूज दैट लीड टू वायलेंस बिटवीन टू साइड्स। ये ऊपर एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है डायरेक्टर्स जनरल। डायरेक्टर जनरल सिंगुलर होता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए जनरल के आगे एस नहीं बल्कि डायरेक्टर के आगे एस लगेगा। ये मैंने नाउन की फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ आपको, कैसे आपको चेंज करना होता है ना, कब आपको किस प्लूरल को पहले वाले वर्ड या बाद वाले वर्ड के बाद में एस लगा के बनाना होता है। तो नाउन की वीडियो रिफर करें, अच्छे से उसमें डिटेल से बताया हुआ है ना। कह रहे जो जॉइंट स्टेटमेंट है दोनों की जो आई है डायरेक्टर जनरल की, ये भी कमिट टू करती है, वादा करती है रिजोल्व करने का मेन इश्यूज़ को, कोर इश्यूज़ को। कौन से इश्यूज़ हैं भाई, दैट लीड टू वायलेंस, जो कि लीड टू करते हैं वायलेंस की तरफ, बिटवीन द टू साइड्स, दोनों ही तरफ से। कह रहे ये हुआ कैसे, कमिट टू कैसे करती हैं स्टेटमेंट, इंडिकेट करते हुए, और डायलॉग जो है, मोर डायलॉग बिटवीन इंडियन पाकिस्तान कुड बी ऑन द कार्ड्स। इंडिकेट करते हुए इस बात को कि और बातचीत जो है इंडिया पाक के बीच में अभी कार्ड्स पे हो सकती है। कार्ड पे होने का मतलब है पॉसिबल होना, किसी चीज़ का लाइकली होना, तो और बातचीत होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। कह रहा देर आर नो पॉलिटिकल ट्रेड और कल्चरल टाइज एट प्रेजेंट। कह रहा हाल में ना तो कोई पॉलिटिकल टाई है, ना ट्रेड टाई है, ना कल्चरल टाई है, रिश्ता है एट प्रेजेंट, हाल में, अभी। तो आज की डेट में तो कोई रिश्ता नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, ना व्यापार करते हैं ना बात करते हैं। पर लगता है दोनों ही स्टेटमेंट को देख करके, जॉइंट स्टेटमेंट को डायरेक्टर जनरल की, कि कोर इश्यूज़ पे बात करेंगे और आगे भी बात करने के चांसेस हैं, आसार हैं। समझ गए ना। ये स्टेटमेंट कौन सी है, ऊपर वाली ही, कि सीज फायर एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। दोनों के डायरेक्टर जनरल ने एक साथ इस स्टेटमेंट को दिया है, आपस में बात करके, इंडिया और पाक के। आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़ें। ये जो कमिट टू है, इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है इंडिकेटिंग, ठीक है ना, इसी से जुड़ा हुआ है। रिजोल्व करना वर्ब के एनजी फॉर्म आई है, क्योंकि आप जानते हैं कमिट टू, हैबिचुअल टू, विद द व्यू टू, है ना, इन सब के बाद में टू के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आती है। बढ़ेंगे आगे। ऑन द कार्ड मतलब पॉसिबल, लाइकली, प्रोबेबल, जो होने वाला है। कह रहे पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप्स ऑन द FATF डायरेक्टिव टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट टेररिस्ट एंड टेरर फाइनेंसर्स, आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग आर इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। अब ये पाकिस्तान को दे रहा है नसीहत। कह रहा आपके जो आगे के स्टेप है ना FATF के डायरेक्टिव पे, FATF के ऑर्डर पे, कि आप सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करें, आप कामयाबी के साथ सज़ा दें वहाँ के टेररिस्टों को और टेरर फाइनेंसर को, वहाँ के आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पैसा देने वालों को, जिनको आइडेंटिफाई किया है इस ग्रुपिंग ने, जिनको सही से पहचान के आपको नाम भी दिया है इस FATF ने। कह रहा है ये जो स्टेप्स है ना, ये बिल्कुल हैं इसके खुद के इंटरेस्ट में, इसकी खुद की भलाई में। कह रहा है इंडिया का मुंह देख करके मत करो, लेकिन आप अपने लोगों का मुंह देखो, वहाँ के आवाम का। अगर आपको इस टेररिस्ट फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट से निकलना है तो इन स्टेप्स को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेप्स की वर्ब है आर, ऑन एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा ही लेगा अपने से पहले, इसलिए इट्स को लगाया गया है पाकिस्तान के लिए, है ना। डायरेक्टिव मतलब गाइडलाइन या ऑर्डर, प्रोसिक्यूट आप जानते हैं। कह रहा है एनी प्रपोज्ड न्यू दिल्ली इस्लामाबाद इंगेजमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वुड गेट अ मच नीडेड बूस्ट इफ पाकिस्तान ट्रैवर्सेस दिस लास्ट माइल ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। कह रहे कोई भी प्रपोज न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद की इंगेजमेंट है,
कोई भी ऐसी प्रपोज इंगेजमेंट, ऐसी बातचीत नई दिल्ली और इस्लामाबाद की आने वाले महीनों में, चाहे दोनों बात करें, चाहे लीडर्स आए जाएं, है ना, कुछ भी हो आपस में, कह रहे ऐसा कुछ भी जो है ना आने वाले महीनों में उसको मिलेगा एक बहुत ही नीडेड बूस्ट, उसको मिलेगा एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा। अगर पाकिस्तान ट्रैवर्स कर दे, अगर पाकिस्तान लांग दे, अगर पाकिस्तान ट्रैवल थ्रू कर जाए इस आखिरी माइल से, इस आखिरी बचे हुए एक मील से, और किस पे, FATF की ग्रे लिस्ट पे। तो 27 में से 24 कर दिए, एक लास्ट माइल बची है, एक आखिरी कदम बचा है। अगर पाकिस्तान इसको लांग गया तो दोनों बातचीत करेंगे ना, तो अच्छा बूस्ट मिलेगा बातचीत में इंडिया और पाकिस्तान की। कह रहा है ये काम कैसे होगा, एड्रेस करते हुए इंडिया के मेन ग्रीवेंस को, एड्रेस करते हुए इंडिया की सबसे बड़ी शिकायत को, और किस पे, क्रॉस बॉर्डर टेरर पे, पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टेरर पे। और कौन सा टेरर, दैट एमिनेट्स फ्रॉम इट्स सॉइल, जो कि शुरू होता है, एमिनेट होता है इसकी सॉइल से, इसकी मिट्टी से, समझ गए ना। तो कह रहा है आप खुद ही अपने टेरिस पर नकेल कस दो, आप भी लिस्ट से बाहर निकल जाओगे, इंडिया से बातचीत भी अच्छे से कर पाओगे, और इंडिया की मेन शिकायत भी आप दूर कर दोगे कि आपकी मिट्टी से दहशतगर्द निकलते हैं, समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स। ट्रैवर्स करना मतलब ट्रैवल थ्रू करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पार, हिंदी बोलते हैं लांग देना। वो सीता माता और रावण वाली जो सीमा रेखा होती है, जिसको सीता माता ने लांग दिया था, वो ट्रैवर्स करना होता है, वही लांग देने का मतलब होता है ट्रैवर्स करना। एड्रेस करना, संबोधित करना, सोल्यूशन लाना। एमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, चारों का मतलब है कौन सी चीज़ कहाँ से पैदा हो रही है। चारों के बाद में फ्रॉम नाम का प्रेपोजिशन फिक्स है। ग्रेवेंस का मतलब होता है शिकायत या कंप्लेंट, है ना, आपकी डिसप्लेजर किसी चीज़ को लेके। सिंपल आर्टिकल है इसका, ज़्यादा कुछ लोड इसमें है नहीं। फटाफट से एक लाइक दे दो और अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। कोशिश की है मैंने थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, हालांकि क्विज़ में भी ज़्यादा दम लगेगा नहीं आपको, क्योंकि सब कुछ सिंपल ही आज, है ना। नियर या नियरली, फार या डिस्टेंट, 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन पाक। लगभग 7 डेकेड्स का, लगभग 7 दशक का जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, वो भी एबल नहीं हुई है पाकिस्तान में कि इस्टेब्लिश करे एक गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को। कहाँ पे, सरकार का पाकिस्तान के अंदर, समझ गए। तो लगभग 7 डेकेड्स की बात हो रही है, नियरली या नियर 7 डेकेड्स की। आपको मालूम है लगभग या ऑलमोस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं नियरली को। फार का कुछ काम नहीं है, डिस्टेंट का कुछ काम नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिए थे, चिपका दिए थे। नियर और नियरली में आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा। नियर का मतलब है नज़दीक, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर है। तो 7 सालों के, लगभग 70 सालों की आज़ादी के बाद भी आज भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, अब जो है वहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब देखो 4/2 या 8, इट्स पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सरप्राइज। कह रहे और ये चीज़ है ना, दुनिया के लिए तो सरप्राइज भरी है और वहाँ के लोगों के लिए मायूसी भरी है। अब मैंने आपको बताया अगर किसी का सरप्राइज हो या किसी की मायूसी हो तो उसके लिए प्रपोजिशन फिक्स है, कौन सी, टू, ठीक है। टू इट्स पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सरप्राइज। यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, टू एक बार आपने लिख दिया, एंड के बाद में वो रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टू वाला, है ना, स्ट्रक्चर। कह रहे डैश में बिकॉज या बिकॉज ऑफ, इन केस या थैंकिंग टू, द पेरिनियल स्ट्रेटोक्रेसी इन द कंट्री, मैनी नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेम फ्रॉम, बाय, विद या एड इट्स सॉइल अनचेक्ड। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे इन चारों में से एक, बिकॉज या बिकॉज ऑफ, इन केस या थैंकिंग टू। कह रहे कारण से, बिकॉज या बिकॉज ऑफ, लगातार बने रहने वाले, पेरिनियल मतलब लंबे वक्त तक रहने वाला, और स्ट्रेटोक्रेसी मतलब होती है मिलिट्री रूल, मिलिट्री रूल को बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी, है ना। लगातार बने रहने वाले मिलिट्री रूल के कारण इस कंट्री में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, बहुत सारे दहशतगर्द। स्टेम इसके बाद में क्या आएगा, फ्रॉम। पहले इसको चौथे वाले को कर रहा हूँ, फिर तीसरे वाले को करेंगे, है ना। बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, बहुत सारे टेररिस्ट स्टेम फ्रॉम होते हैं इसकी मिट्टी से, अनचेक्ड, बिना किसी कंट्रोल के, समझ गए ना। स्टेम के बाद में फ्रॉम आएगा, आपको पता है, स्टेम के बाद में एमिनेट, के बाद में अराइज, के बाद में इमर्ज, के बाद में फ्रॉम। अब तीसरा वाला देखो, कह रहे इस वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पेरिनियल एक एडजेक्टिव, स्ट्रेटोक्रेसी एक नाउन। ये नाउन एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि पूरा क्लोज है। अगर ऐसा है तो बिकॉज का कोई काम नहीं है, आप यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ को, समझ गए ना। सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल नाउन है, तो आप बिकॉज ऑफ। अगर पूरा क्लोज है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो बिकॉज को। इन केस यहाँ पे बनेगा नहीं, और थैंकिंग टू बन सकता था अगर लिखा होता इसके जगह पे थैंक्स टू, क्योंकि थैंक्स टू और बिकॉज ऑफ एक ही बात है ना। थैंक्स टू लिखा होता तो वो हो जाता, लेकिन थैंकिंग टू नाम का कोई फ्रेज नहीं होता। आगे बढ़े, यहाँ पे होगा आपका आंसर बी, यहाँ पे हो गया ए। अब फिफ्थ देखो, कह रहे एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन द नेशंस पुटिंग, हैविंग पुट, बीइंग पुट या बीइंग पुटेड अंडर द ग्रे लिस्ट ऑफ द टेरर फाइनेंसिंग FATF।
करे और इस ये चीज़ जो रिजल्ट हुई है, इस चीज़ का एक ही नतीजा निकला है, इस देश का पुट किया जाना ग्रे लिस्ट में, और किसकी, इस FATF की जो टेरर फाइनेंसिंग जो है वॉच डॉग है। ध्यान देना, यहाँ पे रिजल्ट इन हुआ है ये पूरा का पूरा काम पाकिस्तान के रखे जाने पर, समझ गए ना, नेशन के रखे जाने पर ग्रे लिस्ट में। नेशन ने किसी को ग्रे लिस्ट में नहीं रखा है। अगर पुटिंग रख देता हूँ तो नेशन किसी को ग्रे लिस्ट पे रख देगा, पाकिस्तान ने इंडिया को ग्रे लिस्ट पे रख दिया, ऐसा मीनिंग निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान को रखा गया है तो मुझे चाहिए पैसिव। पैसिव के लिए बीइंग तो शुरू में आएगा ही, बीइंग तो शुरू में आएगी, और उसके बाद में आएगी V3। अब देखो V3 पुट की पुट ही होती है, पुटेड नहीं होती, समझ गए ना। सी आपका आंसर है। किसी को लग रहा हो सर V3 हैविंग पुटेड V3 बन जाती अगर पुट अपनी फॉर्म चेंज कर पाता, लेकिन पुट तो ऐसी वर्ब है जो फॉर्म चेंज करती नहीं है, तो बीइंग पुट ही आएगा पैसिव जिरेंड। पाकिस्तान को रखा गया है ग्रे लिस्ट में, ना कि पाकिस्तान ने किसी को रखा है। क्विज को थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बनाया पर मुझे लग रहा है इजी बन गया है ना। अपना कमेंट्स में बताना मुझे स्कोर। मुलाकात लूँगा शाम वाली वीडियो में, प्रिपरेशन की अब रेडी है ना, सिर्फ उसको एडिट करके अपलोड करना है, कर दूंगा आज ही। तब तक के लिए साइनिंग आउट।